हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो आज से मैं गवर्नेंस का चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि आपके 10-15 क्लास के अंदर पूरा गवर्नेंस जो है उसको कंप्लीट कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें देखना होगा कि हमें पढ़ना क्या है गवर्नेंस में। चैप्टर नंबर 1 में हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस देखेंगे। 2 में प्रोबिटी इन गवर्नेंस क्या होता है, ये आपके एथिक्स पेपर जीएस पेपर 4 से अलाइन करता है। फिर चैप्टर नंबर 3 में हम राइट टू इंफॉर्मेशन देखेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस को इंश्योर करता है। फोर्थ चैप्टर में हम सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि किस तरीके से गुड गवर्नेंस के लिए सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना काफ़ी ज़रूरी है, और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हम किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग सिटीजन चार्टर और बाय बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर। चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ई गवर्नेंस कि ई गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन के जरिए किस तरीके से गुड गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को किस तरीके से आपका इंश्योर किया जा सकता है, करप्शन को किस तरीके से कम किया जा सकता है। ओके, चैप्टर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस कि किस तरीके से हम बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंश्योर कर सकते हैं ताकि देश के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और जो भी स्टेक होल्डर्स आपके जुड़े हुए हैं कॉरपोरेट से, उस सभी स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और इसमें हम डिफरेंट केस स्टडीज़ को भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 में रोल ऑफ सिविल जो सर्विसेज होती है उनका क्या रोल रहता है इन डेमोक्रेसी। ओके, तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में किस तरीके से सिविल सर्विसेज ने रोल प्ले किया है, किस तरीके से जो सिविल सर्विसेज है वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। ओके, चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पब्लिक पॉलिसी कि किस तरीके से पब्लिक पॉलिसी को बनाया जाता है और पब्लिक पॉलिसी को बनाते हुए कौन सी जो डिफरेंट पहलू है उसको ध्यान में रखना होता है। चैप्टर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सिविल सोसाइटी कि सिविल सोसाइटी किस तरीके से क्या कर सकती है, बेटर गवर्नेंस को इंश्योर कर सकती है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकती है। चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कि देश में अगर हमें डेवलपमेंट इंश्योर करना है, गुड गवर्नेंस लानी है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन लाना है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने होंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए फर्स्ट एआरसी और सेकंड एआरसी का फॉर्मेशन हुआ था, तो उसमें हम सेकंड एआरसी ने क्या सजेशंस रखे हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो गवर्नेंस का डिस्कशन है ये आपको ऐसे राइटिंग में मदद करेगा। फिर आपके जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि गवर्नेंस हर एस्पेक्ट में ज़रूरी रहता है, चाहे सोसाइटियल डेवलपमेंट में हो, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का अपलिफ्टमेंट में हो, सोशल जस्टिस में हो, इक्विटी इंश्योरमेंट में हो, तो इन सभी एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपके जीएस पेपर 2 में तो ये मेंशन ही है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, फिर आपके इकोनॉमी एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से गवर्नेंस जो है वो वर्क कर सकता है। फिर आपके जो इंटरनल सिक्योरिटी है, देश की सिक्योरिटी मेंटेनेंस में भी जो पुलिस गवर्नेंस है उसका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसीलिए गवर्नेंस क्या है आपके डिफरेंट जो पेपर है उसके साथ अलाइंड होता है, तो इसका नेटवर्किंग करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ जो जीएस पेपर 4 है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो उसमें भी जो गवर्नेंस के सपोज जो प्रोबिटी का चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन चार्टर, ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, ये सभी चीज़ें आपकी जीएस पेपर 4 अर्थात एथिक्स में भी पूछी जा सकती है। एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके तो एक आपका पार्ट ही दिया गया है सिलेबस में फॉर जीएस पेपर 4। तो इन सभी जो भी पहलू पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे इन डिफरेंट चैप्टर में, इनका इस्तेमाल अक्रॉस ऑल दी डिफरेंट जीएस पेपर में होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस चैप्टर को समझने से पहले हमें ज़रूरी है ये समझना कि गवर्नेंस है क्या। तो गवर्नेंस क्या है, देश का मैनेजमेंट है कि देश में जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो किस तरीके से देश को बेटर मैनेज कर सकती है फॉर
डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन। तो अभी इसमें अगर वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन देखें तो आप अगर ये एग्जाम में लिख सकते हैं तो आपको क्या है जो आंसर होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। गवर्नेंस इज जनरली डिफाइंस एज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज, कि किस तरीके से पावर को एक्सरसाइज किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, देश को मैनेज करने में, देश की जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, सोशल रिसोर्सेस है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स है, उसको किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है फॉर कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अगर सिंपल तरीके से हम समझे व्हाट इज गवर्नेंस, तो एक्सरसाइजिंग ऑथोरिटी, मेकिंग डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्री। तो अभी गवर्नेंस को हमें किस तरीके से देखना है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्टरिंग एनीथिंग। कोई फैमिली आप मैनेज कर रहे हैं तो वो क्या है, फैमिली गवर्नेंस, कि फैमिली को हम गवर्न कर रहे हैं ताकि आपकी क्या की जा सके, फैमिली को, आपका फैमिली का ग्रोथ किया जा सके, हर मेंबर का डेवलपमेंट किया जा सके, एक्सीलेंस को अचीव किया जा सके। तो उसी तरीके से क्या है आपका जो जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस है वो किसके बारे में बात करता है कि किस तरीके से हम कंट्री को बेटर मैनेज कर सकते हैं, कंट्री का जो रिसोर्सेस है उसको बेटर तरीके से हम चैनलाइज करके देश का सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर कर सकते हैं। जो गोल्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसको फुलफिल कर सके, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, बेटर गवर्नेंस या फिर गुड गवर्नेंस की जरूरत होगी। तो गुड गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आपके बनते हैं मेंस में। ओके, तो अभी अगर हम देखें कि जो गवर्नेंस है उसमें कौन से एक्टर्स है या फिर कौन से प्लेयर्स शामिल रहते हैं, तो मेनली 3 की एक्टर्स को देखा जाता है। उसमें नंबर 1 स्टेट तो रहेगा ही, ये डिफॉल्ट है, उसी के साथ सिविल सोसाइटी और मार्केट। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट एक्टर्स है इनको संजो के ही क्या बनता है, गवर्नेंस सिस्टम बनता है, जो कंट्री को एडमिनिस्टर करता है एंड मैनेज करता है फॉर इट्स बेटरमेंट, फॉर इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टेट में अगर देखें तो स्टेट का 3 ऑर्गन जो है वो इसमें आ जाती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, जो आपका क्या करती है, लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एंश्योर करती है, क्रिएटिंग अ फेवरेबल पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सिविल सोसाइटी जो है इसमें आपका मीडिया आ जाता है, एनजीओ जो है, फिर आईएनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप है, डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस है। तो ये सभी स्टेट को छोड़ के बाकी जो देश के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सिविल सोसाइटी के अंदर आती है, जो क्या करती है, स्टेट को पॉलिसी मेकिंग में इनपुट देती है या फिर प्रेशराइज करती है कि एक पर्टिकुलर तरीके से पॉलिसी को लेना है या नहीं लेना है। ओके, तो सिविल सोसाइटी ओवरऑल क्या करती है, गुड गवर्नेंस को एंश्योर करने में मदद करती है। और जो मार्केट है वो क्या करता है, आपका अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है फॉर पीपल, जो इकोनॉमिक डिसीजंस है डिफरेंट उसको लेता है। तो ये जो तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये लग के क्या बनता है, गवर्नेंस। और अगर हम सिंपली गवर्नमेंट को समझे तो गवर्नमेंट क्या है, आपका 3 ऑर्गन का एक समूह है जो देश में आपके लॉ को बनाता है, उसको इंप्लीमेंट करता है और उसको एडजुडिकेट करता है। जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच को देख सकते हैं, उसमें मिनिस्टर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसमें ब्यूरोक्रेट्स, लेजिस्लेचर में जो लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, और एडजुडिकेटिंग बॉडी में है आपकी, या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हो गई, देश का जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। बाकी अगर हम नेक्स्ट पहलू में जाएं तो जो आपका गवर्नेंस है वो करता क्या है, रूल ऑफ लॉ के तहत अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिसीजन मेक करता है। वो डिसीजन जिसको इन्फ्लुएंस करता है, जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनको एंगेज करता है, पॉलिसी मेक करता है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है ताकि बेटर रिसोर्स मैनेज किया जा सके इन एन ट्रांसपेरेंट वे, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी होती है, एंसरेबल होना होता है कि जो भी रिसोर्सेस उन्होंने खर्च किए हैं उससे क्या आउटकम निकला है। ओके, नेक्स्ट, क्या डिफरेंस है बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें।
तो दोनों हमें सिमिलर तरीके से सिमिलर जैसे लगते हैं या फिर थोड़ा सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन इसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस देखी जाती है। तो गवर्नमेंट क्या है? आपका जो 3 ऑर्गन का एक समूह है वही गवर्नमेंट है, जिसमें क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि कौन पार्टिसिपेंट रहेंगे एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में। लेकिन गवर्नेंस क्या है? एक मिक्स्ड आपका इंस्टीट्यूशन है। स्टेट तो रहेगा ही, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है वो तो रहेंगे ही, प्लस नॉन स्टेट पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल एनजीओ, आईएनजीओ, डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेशर ग्रुप। ओके, गवर्नमेंट जो है वो एक लीनियर मॉडल है, ऑन दी अदर है गवर्नेंस जो है वो एक नेटवर्क मॉडल है। एक नेटवर्किंग इसमें रहता है, स्टेट एक्टर्स एज वेल एज जो नॉन स्टेट पार्टिसिपेंट्स है। गवर्नमेंट मोस्टली क्या है? एक टॉप डाउन प्रोसीजर के तहत काम करता है, और गवर्नेंस मल्टी लेयर तरीके से काम करता है। गवर्नमेंट जो है मोर फॉर्मल है, और गवर्नेंस क्या है? मोर इनफॉर्मल है। गवर्नमेंट क्या है? सिंपल है, और जो गवर्नेंस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें स्टेट के साथ ही आपके डिफरेंट नॉन स्टेट एक्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो क्लियर है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके पास कितना पावर है। लेकिन गवर्नेंस में क्या है? स्टेट को छोड़ के बाकी जो आपके आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हो सकते हैं। फिर जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है? डोमिनेंस यूज कर सकता है, ताकि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। तो अगर किसी ने डिसीजन नहीं भी माना है तो उसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है। लेकिन गवर्नेंस मॉडल क्या कहता है, या फिर गवर्नेंस क्या कहता है, कि जो भी पॉलिसीज है, जो भी इंप्लीमेंटेशन होना है, उसका उसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए सभी का, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, सभी का पार्टिसिपेशन इसमें आपका इंश्योर किया जाना चाहिए, ताकि डिबेट डिस्कशन के तहत डिफरेंट पॉलिसीज को बनाया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, उसका इवैल्यूएशन किया जाए और उसका रीडिजाइन किया जाए। तो ये डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको इन पॉइंट में आंसर आप कर सकते हैं, और भी आप सोच सकते हैं इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, तो कभी पूछ लिया जा सकता है। तो गवर्नेंस जो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स, जो मतलब सिंपल, जब से गवर्नमेंट आया है तो उसी के साथ गवर्नेंस भी आया है। ओके, तो गवर्नेंस जो सिस्टम है, अगर सिर्फ सिंपल गवर्नेंस देखे तो उसमें सिर्फ इतना ही है कि जो रूल है उसको बनाने हैं, इंप्लीमेंट करना है, और देश में जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना है, देश को मैनेज करके रखना है। ये आपका जो गवर्नेंस जो वर्ड है ये वैल्यू लेडन नहीं है, वैल्यू न्यूट्रल टर्म है। ओके, लेकिन गुड गवर्नेंस जो है इसमें आप डिफरेंट आपको एट्रीब्यूट्स दिखेंगे। जैसे गुड गवर्नेंस क्या कहता है कि एफिशिएंसी एंड इंक्लूसिविटी, जो भी रिसोर्सेस यूज की जा रही है उसको एफिशिएंट तरीके से यूज किया जाए, ताकि उससे बेटर आउटकम हो, जो नेशनल गोल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, उसको फुलफिल हम कर सके, सोशल अपलिफ्टमेंट कर सके विथ बेटर पॉलिसीज, विथ एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। और जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी उसमें इंक्लूसिविटी रहना चाहिए, कि हर तबके के जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, सिटीजन है, उनको इंक्लूड करना होगा देश के अंदर। एथिकल गवर्नेंस क्या है? एक स्टेप और अहेड है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू लेडन टर्म है। इसमें आपके मॉरल्स एंड एथिकल वैल्यूज को भी जोड़ा जाता है, कि आज के समय पे हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सिर्फ गवर्नेंस नहीं होगा, गुड गवर्नेंस सिर्फ एफिशिएंसी एंड इंक्लूसिविटी पे ध्यान देती है, लेकिन एथिकल गवर्नेंस जो है वो गुड गवर्नेंस को तो संजोता है ही, एफिशिएंसी इंक्लूसिविटी की बात तो करता ही है। उसी के साथ जो डिफरेंट आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपके जुड़े हुए हैं, उनके मॉरल बिहेवियर के ऊपर, एथिकल कंडक्ट के ऊपर ध्यान देता है, कि एथिकल रहे, कंपैशन रहे उनके अंदर, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनका जो पेन है उसको एलिविएट करने की आपकी एक्टिव कोशिश की जाए। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस रहे, इनकरप्टिबिलिटी रहे, इंटीग्रिटी रहे, ऑनेस्टी रहे, तो ये सभी चीजें एथिकल गवर्नेंस में देखी जाती है। तो अभी ये जो पार्ट मैंने बताया, ये आपके जो जीएस पेपर 4 है
उसके साथ ये अलाइंड करता है, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। तो उसमें आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको समझना जरूरी है। तो बाकी जब हम समझते जाएंगे तो इनको आप बढ़िया से डिफाइन कर पाएंगे और डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड गवर्नेंस का। तो इसमें स्पेशली जो गुड गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है बाय यूनेस्को, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें टोटल आपके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि जो अगर गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना है तो उसमें जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो देश को मैनेज कर रही है, उनको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा बिफोर द पीपल, बिफोर द मासेस, बिफोर द सिटीजन। तो अकाउंटेबल मतलब क्या, आंसरेबल रहना पड़ेगा कि किस तरीके से पावर का इस्तेमाल किया, किस तरीके से पब्लिक फाइनेंसेस का यूटिलाइजेशन कर रही है, उसके लिए कोई मिसमैनेजमेंट हुआ, पावर का मिस यूटिलाइजेशन हुआ, तो उसके लिए अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, मतलब आंसरेबल रहना। फिर ट्रांसपेरेंट रहना, ट्रांसपेरेंट तरीके से पॉलिसीज को बनाना, इंप्लीमेंट करना, ताकि आपकी करप्शन, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को दूर किया जा सके। देन रेस्पॉन्सिव होना, तो जिस काम को किया जा रहा है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिव रहेंगे, उसके सक्सेस के लिए और उसके फेलियर के लिए, स्पेशली उसके फेलियर के लिए। इसी के साथ गुड गवर्नेंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इक्विटेबल होना और इंक्लूसिव होना। सोसाइटी के हर तबके के जो इंसान हैं, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वुमेन हो, पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी हो, ओके, एलजीबीटीक्यू के कम्युनिटी हो, हर तबके के इंसान को इंक्लूड करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और जब पार्टिसिपेशन बढ़ता है उससे क्या होता है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, बेटर पॉलिसी डिजाइन की जा सकती है, और उससे अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा, गुड गवर्नेंस आएगा। और क्या करना है, जो भी गवर्नेंस जो भी काम करेगी, ओके, उसमें रूल ऑफ लॉ के तहत ही उसको करना जरूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके तहत एडमिनिस्टर करना, गवर्न करना देश को जरूरी है। इफेक्टिव एंड इफिशिएंट होना काफी जरूरी है, ताकि जो भी रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया गया है उससे बेटर आउटकम आ सके। और कॉन्सेंसस ओरिएंटेड होना काफी जरूरी है। कॉन्सेंसस ओरिएंटेड मतलब हर इंसान का रजामंदी लेना जरूरी है, ताकि जो पॉलिसी है उसमें वो डेमोक्रेटाइज हो, हर इंसान को वो पॉलिसी बेनिफिट करे, हर सिटीजन को वो पॉलिसी अपलिफ्ट करे, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक की इंडिकेटर्स है उनको आगे बढ़ाए। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बना तो कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा गया गुड गवर्नेंस का, तो आपको इन सभी चीजों को 1-2 लाइन में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी रहेगा। बाकी ये जो भी आपकी वैल्यूज इसमें दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, इनको आप डिफरेंट, जैसे जीएस पेपर 4 में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। ओके, सिविल सर्विसेज जो रिफॉर्म के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है, तो उसमें कौन से वैल्यूज को आपका इंक्लूड करना होगा, इन सभी वैल्यूज को जो अभी लैग कर रही है। ओके, नेक्स्ट है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है अभी तक टू एंश्योर गुड गवर्नेंस। ओके, तो पहला पॉइंट अगर देखें तो स्क्रैप किया है अराउंड 1,500 ऑब्सोलीट रूल्स को एंड लॉज को, जो डिफरेंट जो आपके पुराने लॉज थे उसको स्क्रैप किया है, ताकि क्या किया जा सके, जो आपका ओवर रेगुलेशन है उसको कम किया जा सके। अभी भी ओवर रेगुलेशन, इतना जो ऑब्सोलीट रूल्स है, लॉज है, उसको हटाने के बाद भी अभी भी बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेट होके रखा है। इसीलिए करंट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने डी रेगुलेशन का सुझाव दिया है। नेक्स्ट आप जन विश्वास बिल को भी मेंशन कर सकते हैं, जिसका एम क्या है, टू एलिमिनेट अराउंड 100 आउटडेटेड क्रिमिनल लॉस। तो हाल ही में जो आपका सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया, उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। ओके, बीएनएस के बारे में। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ई गवर्नेंस प्रोग्राम। तो ई गवर्नेंस, डिफरेंट ई गवर्नेंस प्रोग्राम ली गई है। फॉर एग्जांपल प्रगति, तो इसका फुल फॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो गवर्नेंस को प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, टाइमली पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ताकि ई गवर्नेंस को एंश्योर किया जा सके। पासपोर्ट सेवा केंद्र,
कॉमन सर्विस सेंटर फॉर सिटीजन्स स्पेशली इन रूरल एरियाज, इन सेमी अर्बन एरियाज, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। फोर्थ में नीति आयोग क्या है, एनाबेलर है गुड गवर्नेंस का, तो डिफरेंट इंडेक्स को पब्लिश करना, फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी एडवाइस देना टू एंश्योर गुड गवर्नेंस। देन आपकी एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी पब्लिश की जाती है, 2019 से पब्लिश होता आया है। और कौन से डे में पब्लिश होता है, गुड गवर्नेंस डे में। तो ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है 2019 में लॉन्च हुआ, लेकिन जो गुड गवर्नेंस डे है इसको स्टार्ट किया था 2014 में ही, 25 ऑफ दिसंबर को। क्यों 25 ऑफ दिसंबर, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी है किनका, ऑनरेबल लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इसी के साथ आप देख सकते हैं इसमें जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, कौन से आपके इसमें पैरामीटर्स पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लाया जाता है, ये जो पैरामीटर्स है। ओके, गुड गवर्नेंस इंडेक्स का एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में किस तरीके से डिफरेंट स्टेट परफॉर्म कर रही है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ में कितना आपका डेवलपमेंट है, कितनी बेटर पॉलिसीज ली गई है, आउटकम कैसा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज में। ओके, देन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवे हो, रेलवे हो, वाटरवे हो, रूरल रोड हो, मार्केट हो। देन इकोनॉमिक गवर्नेंस में कि किस तरीके से आपके जो इकोनॉमी को गवर्न किया जा रहा है। ओके, जो आपके प्रॉब्लम्स है लैंड, लेबर, कैपिटल को लेके बहुत ज़्यादा लॉस देखी जाती है, तो उनको कैसे ईज किया, उसमें कैसे ईज लाया जा रहा है ताकि बेटर आपकी इकोनॉमी को बेटर गवर्न किया जा सके। फिर सोशल वेलफेयर को इंश्योर करना, स्पेशली मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। फिर जुडिशियल एंड पब्लिक स्क्रूटिनी में, सिक्योरिटी में, तो जुडिशियल में अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, आपके काफ़ी केसेस पेंडिंग है, फिर आपकी अंडर ट्रायल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत समय पे डिफरेंट रीजन में वायलेट होता हुआ दिखता है, तो इन सभी चीज़ों को एंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें जब एंश्योर होंगी तो उससे क्या आएगा, गुड गवर्नेंस आएगा। फिर बेटर पॉलिसीज़ बनाना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड करना ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। और फाइनली सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होना, सिटीजन की सहूलियत के लिए होना। ओके, तो ये सभी आप पॉइंट को गुड गवर्नेंस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें इन पहलू को आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें भी आप सेम चीज़ों को 10 पॉइंट को मेंशन किया गया है। बाकी ध्यान रखिएगा गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, इसके बारे में प्री में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, वो इसको पब्लिश करता है हर साल। ओके, तो ये यहां तक हमने देखा स्टेप्स क्या लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एक नोशन या फिर डॉक्ट्रिन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट को हमें मिनिमम करना है। तो गवर्नमेंट को मिनिमम करना मतलब क्या, ओवर आपका एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करना, ओके, ओवर रेगुलेशन करना, उसको कम करने की बात की गई है। और मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब ईज लाना, ईज इन डूइंग बिजनेस, ईज इन लिविंग, ईज इन एक्सेसिंग सर्विसेज। ओके, तो उसी को कहा गया है मैक्सिमम गवर्नेंस। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने आपके जो नारा है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का दिया था। ये 2014 में आपके जब एनडीए की गवर्नमेंट पावर में आई तब से आपका मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस में ध्यान दिया जा रहा है। ओके, ताकि पीपल का जो पार्टिसिपेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर किया जा सके, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो है किसकी बेनिफिट के लिए, फॉर पीपल्स बेनिफिट, फॉर पीपल्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी इसमें अगर हम गांधी जी का प्रिंसिपल देखें, प्रिंसिपल ऑफ स्वराज, तो उससे कैसे हम गुड गवर्नेंस को इंश्योर कर सकते हैं। तो गांधी जी का जो स्वराज का प्रिंसिपल था, जो उन्होंने अपने हिंद स्वराज जो था उनका अकाउंट, उसमें उन्होंने मेंशन किया था। तो
उसमें उन्होंने अभी जैसे स्वराज का लिटरल मीनिंग होता है स्व मतलब सेल्फ एंड राज मीन्स रूल करना, तो सेल्फ रूल होना। तो सेल्फ रूल सिर्फ पॉलिटी में ही नहीं या फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ही नहीं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना है जिसको किया गया अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ताकि आपकी ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सके। बॉटम अप अप्रोच के जरिए सोसाइटी को डेवलप किया जा सके। तो इसमें लिखा ही है हम टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के साथ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को लेकर भी चले हैं। तो होल ऑफ सोसाइटी को हमें लेके चलना होगा, इंक्लूसिव होना होगा गवर्नेंस को। तो उसके लिए जो कोशिश है वो की जा रही है। नेक्स्ट है इकोनॉमी में कैसे स्वराज ला सकते हैं, प्रोडक्शन बाय मासेस, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री को, रूरल इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट को डेवलप करना, जो लैंड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि हर तबके के लोगों के पास लैंड रहे, लैंड टू टीलर्स और लैंड टू फार्मर्स, ओके, ताकि देश की आपकी इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट में देखें, जो सोशल इल प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी उसको एंड करना, जो कम्युनल वायलेंस है, एथनिक वायलेंस है, उसको खत्म करना ताकि पीसफुली हम सोसाइटी में भाईचारा के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ रह सके। नेक्स्ट इंडिविजुअल लेवल में अगर देखें तो सेल्फ कंट्रोल करना हमें काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम आज के समय पे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा क्या है, मटेरियलिस्टिक, कंज्यूमरिस्टिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कंपटीशन, रेट रेस में उतर गए हैं, जिससे हम क्या है, एक जो बेटर लाइफ होती है जिसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक गोल को फुलफिल करके नहीं अचीव किया जा सकता है। नो डाउट मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको फुलफिल करना ज़रूरी है, लेकिन उनको आपका बैलेंस करना ज़रूरी है विथ स्पिरिचुअलिज्म, ताकि हम अंतर आत्मा से भी क्या हो, खुश रह सके और हमारी खुशी किसी मटेरियल चीज़ों में, कंज्यूमरिस्टिक बिहेवियर में सिर्फ डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि खुशी क्या है, आपकी इंटरनल है। ओके, नेक्स्ट कल्चरल लेवल में अगर देखें तो कल्चरल स्वराज हम कैसे पा सकते हैं, हमारी जो आपकी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, जो मल्टी कल्चरलिज्म है, मल्टी एथनिसिटी, मल्टी रिलीजन, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी, उसको हमें प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जब कल्चर, वेराइड कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो उससे क्या है, लोगों के बीच में जो एक कनेक्शन है, क्योंकि कल्चर एक क्या है, वे ऑफ लाइफ है, उससे हम क्या कर सकते हैं, आपकी एक खुशहाल जो जीवन है उसको हम बिता सकते हैं फ्रेटर्निटी के साथ। तो इसीलिए क्या है, कल्चर को प्रोटेक्ट करना है ताकि हम जो इंडिया की आइडेंटिटी है, मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो हमें एक्सेप्ट करना है हर कल्चर को, हर रिलीजन को, उसके हर गुड एस्पेक्ट को, हर एथिकल वैल्यूज जो हमें कल्चर देता है उसको हमें अक्रॉस ऑल द कल्चर हमें उसको रेस्पेक्ट करना है। ओके, जो आपका सर्वधर्म संभाव का जो हमारा फिलॉसफी है, वासुदेव कुटुंबकम का जो फिलॉसफी है, उनको साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट स्टेप टू अचीव मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो क्या स्टेप लिया गया है, क्या किया जा सकता है इसमें, तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए जरूरी यह है कि गवर्नमेंट को जिस एरिया में कम वर्क करने से भी हो जाता है उस एरिया में गवर्नमेंट को कन्फाइन करना होगा, और जिस एरिया में गवर्नमेंट को काम करना जरूरी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकती है, उसमें गवर्नमेंट को काम करना होगा, तभी क्या है, बेटर गवर्नेंस को एंश्योर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर, ये पूरा किसके जिम्मेदारी में रहता है, स्टेट की जिम्मेदारी में रहता है। तो ये स्टेट का दायित्व है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर को एंश्योर करके पीस को मेंटेन किया जा सके, हार्मोनी को मेंटेन किया जा सके, ताकि देश में इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर फ्लोरिश हो सके। नेक्स्ट है इन्वेस्ट करना इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो, रेलवे हो, इंटरनल वाटरवे हो, या फिर एयरवेज हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, फिर आपके जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो,
इन सभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी रहेगा। मेंटेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ग्रोथ को बढ़ाना, लिक्विडिटी को एडजस्ट करना, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, इन सभी चीजों में ध्यान देना होगा। ये गवर्नमेंट का काम रहेगा। तो ये गवर्नमेंट कैसे अचीव करेगी? बाय फिस्कल पॉलिसी एंड बाय मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेती है? कंट्री का जो सेंट्रल आपका बैंक होता है, इन केस ऑफ इंडिया आरबीआई। डिलीवरिंग बेसिक सोशल सर्विसेज, तो जो बेसिक सोशल सर्विसेज होती है उनको डिलीवर करना होगा। ओके, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जैसे आपके हेल्थ, एजुकेशन, उसके जो सर्विसेज रहेंगी उनको सबके लिए अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाना होगा। प्रोटेक्ट करना होगा मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ये भी गवर्नमेंट का ही दायित्व है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं देंगी। वो एनवायरनमेंट के कॉस्ट में क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी ताकि बेटर प्रॉफिट कमा सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इन जो आपके एस्पेक्ट है इसमें गवर्नमेंट को हमेशा ही वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें हम मिनिमम गवर्नमेंट नहीं देख सकते, इसमें हमें मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है उसको देखना होगा। बाकी जो आपके एस्पेक्ट है पीपल का, लाइफ का, जैसे इकोनॉमी को डीरेगुलेशन करना, ओके, जो आपके पीपल के पर्सनल अफेयर है उसमें ज़्यादा इंटरवीन ना करना, तो वो होगा आपका मैक्सिमम गवर्नेंस के पार्ट में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का, उसको हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या स्टेप लेने होंगे टू रिक्वायर टू अचीव मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो उसके लिए हमें वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन को देखना होगा। तो जो गवर्नमेंट इंटरेक्शन होता है, पहला तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। तो उसमें हमें बेटर एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्लेक्सिबल बनाने होंगे, ओवर प्रोसीजर को नहीं रखना होगा। फिर आपका जो कंट्रोल, मॉनिटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डेलीगेशन है, उसको एंश्योर करना होगा ताकि बेटर आपकी कोऑर्डिनेशन की जा सके और आपका जो बेटर कोऑपरेशन है, फेडरलिज्म, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो फेडरल कोऑपरेशन है उसको एंश्योर करना जरूरी रहेगा ताकि बेटर गवर्नेंस को एंश्योर किया जा सके। तो अगर सेंटर स्टेट के बीच में फ्रिक्शन रहा तो उससे क्या है, हम गुड गवर्नेंस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शन अच्छा होना पड़ेगा। फिर जो गवर्नमेंट टू आपका डिफरेंट एंटरप्राइज है उसमें क्या है, पॉलिसी को बेटर एनफोर्स करना होगा, स्टैंडर्ड्स को बेटर इंप्लीमेंट करना होगा और अकाउंटेबल रहना होगा गवर्नमेंट को भी और डिफरेंट जो एंटरप्राइजेस है उनको भी। गवर्नमेंट टू बिजनेस अगर देखें तो हमारे देश में अभी क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने में भी आपकी ईज नहीं है, क्लोज करने में भी ईज नहीं है। तो उसमें क्या होगा, सिंगल विंडो सिस्टम जैसे सिस्टम को डेवलप करना होगा, ओवर रेगुलेशन को डीरेगुलेशन करना होगा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करना होगा, रेड टेपिज्म को कट करना होगा, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया को कम करना होगा, ई टेंडर्स जैसे हम स्टेप्स इसमें ले सकते हैं। फिर ई टैक्सेशन हम कर सकते हैं कि आपके ऑनलाइन टैक्स फाइल किया जा सके। गवर्नमेंट टू सिटीजन अगर देखें तो इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन, बर्थ हो या डेथ हो, फिर लैंड रेवेन्यू पे करना, म्यूटेशन, ओके, इन सभी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, बेटर गवर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लिया गया है, तो आसाम में देखें तो हम मिशन वसुंधरा को इसमें मेंशन कर सकते हैं, जिसमें क्या है, अभी ईज आया है रजिस्ट्रेशन में, लैंड रेवेन्यू पेमेंट में। हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर बनाना होगा ताकि हम बेटर सहूलियत दे सके सिटीजन को, अवेलेबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल बना सके। एग्रीकल्चरल सर्विसेज को बेटर करना होगा क्योंकि 45% ऑफ पॉपुलेशन देश की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, तो बेटर गवर्न करना होगा एग्रीकल्चर को। ओके, तो इसमें ये जो गवर्नमेंट टू एंटरप्राइज है, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उनके साथ गवर्नमेंट का जो आपका इंटरेक्शन है वो बेटर करना होगा। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है उनको बेटर आपका मैनेज करना होगा, बेटर स्टैंडर्ड्स को
आपका जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो बिजनेस है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसके बारे में ये स्पेशली ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में ये पॉइंट है, गवर्नमेंट टू एंटरप्राइज। ओके, और ये गवर्नमेंट टू बिजनेस फॉर इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट, इसमें वही चीज़ें फिर से मैंने मेंशन की है कि क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में रिफॉर्म करना ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इंटरनल फंक्शनिंग में ओवरहॉलिंग लानी ज़रूरी है, डाउन साइज करना है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को। मालिक माई बाप का जो एक आपका एटीट्यूड है, कल्चर है, उसको ख़त्म करना है। पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स गवर्नमेंट जो स्टाफ है उनके अंदर जो आपकी एटीट्यूड है उसको चेंज करना है टुवर्ड्स पॉपुलेशन, टुवर्ड्स सिटीजन। उनको अकाउंटेबल, उनका अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना है। डिसेंट्रलाइजेशन करना है थ्रू डेलीगेशन। फिर ई गवर्नेंस को एंश्योर करना है ताकि करप्शन को कम किया जा सके और टाइम बाउंड सर्विस दी जा सके, बैरियर फ्री सर्विस दी जा सके। गवर्नमेंट टू बिजनेस अगर देखें तो स्पीडी प्रोसेस को लाना ज़रूरी है टू स्टार्ट अ बिजनेस, जिसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस। टू क्लोज अ बिजनेस, आईबीसी जैसे प्रोसीजर है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में जिसको लाया गया। कॉन्ट्रैक्ट आउट करना है डिफरेंट सर्विसेज को। तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, हर सब्जेक्ट में जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं बन सकती है, तो उसके लिए क्या है, हम डिफरेंट, जैसे रोडवेज में पीपीपी मॉडल लाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उसको एंश्योर करना है ताकि हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और मार्केट में क्या करना है, जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी है उसको खत्म करके कंपटीशन को इन्फ्यूज करना जरूरी है ताकि बेटर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल की जा सके। हर रीजन में इवन डेवलपमेंट को एंश्योर किया जा सके। तो फिर से वही चीजें हैं कि आपकी जो इंटरेक्शन है, किस तरीके से गवर्नेंस में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्शन होता है। गवर्नमेंट टू सिटीजन अगर देखें तो सिटीजन को जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में क्लाइंट की तरह ट्रीट किया जाता है और क्लाइंट को बेटर आपकी सर्विस सेटिस्फेक्शन दी जाने की कोशिश करती है कि बेटर सर्विस प्रोवाइड किया जा सके, टाइमली डिलीवरी किया जा सके, तो वो चीज़ें गवर्नमेंट में भी आना ज़रूरी है। सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना ज़रूरी है, सिटीजन के सामने अकाउंटेबल होना ज़रूरी है, और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल ऑडिट, इन सभी चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। और सिटीजन को एम्पावर करना है थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्किल, थ्रू बेटर हेल्थ फैसिलिटी, ताकि सिटीजन खुद का प्रॉब्लम जो है खुद ही सॉल्व कर सके, हर चीज के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना करे। तो इसमें आप अमिताभ सेन जी का कैपेबिलिटी अप्रोच को देख सकते हैं, एजुकेशन देना, स्किल देना, हेल्थ देना, ताकि सिटीजन एम्पावर हो सके। ओके, नेक्स्ट, एक डिबेट हमेशा रहता है स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, कि कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है, स्टेट मतलब इसमें देश को दर्शाया गया है कि देश को ज्यादा काम अपने हाथ में लेना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को, या फिर आपके मार्केट को। तो ये आपका एक जो डिबेट रहता है हमेशा, प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर, या फिर कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। तो प्राइवेट मतलब कैपिटलिज्म में ज्यादा फोकस करना, पब्लिक मतलब सोशलिज्म में ज्यादा फोकस करना। तो इसमें से सही कौन है, तो इसके लिए आपकी क्या है, बहुत सारी डिबेट है, लेकिन आपका डिफरेंट समय पे डिफरेंट सिस्टम का जो राइज एंड कोलैप्स देखा गया है, उससे एक बात ये पता चला है कि आपका दोनों ही सिस्टम जरूरी है, कम और ज्यादा मात्रा में। कोई नेशन अगर ज्यादा डेवलप है, लाइक वेस्टर्न नेशन, तो उसमें जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, उनको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सिटीजन कैपेबल हो गए हैं, कैपेसिटी बढ़ गया है उनका, खुद का जो प्रॉब्लम है खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या है, आपके प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल रहता है, और पब्लिक सेक्टर खाली क्या करती है, आपकी फैसिलिटेट करती है प्राइवेट सेक्टर को। तो डेवलप नेशंस में देखा जाए तो इसीलिए कैपिटलिज्म क्या होता है, आपका कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को ज्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट से लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, वो खुद से आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो सर्विसेज है वो मार्केट से खरीद सकते हैं। लेकिन जो देश आपकी डेवलपिंग है, फॉर एग्जांपल जो ग्लोबल साउथ है, या फिर जिनको पहले थर्ड वर्ल्ड नेशन, आज के समय पे ग्लोबल साउथ कहा जाता है, तो उसमें क्या है, आपकी सोशलिस्टिक पॉलिसीज ज़्यादा लेनी ज़रूरी है, क्योंकि देश में जो सिटीजन है
उनको जो आपके सोशल सर्विसेज है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, और वो आपके प्राइवेट सेक्टर से वो अवेल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सोशलिज्म के तहत क्या करना जरूरी है, आपके गवर्नमेंट को डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर पॉलिसीज जो है वो बनाना जरूरी है ताकि लोगों का डेवलपमेंट किया जा सके। तो अभी ये 21st सेंचुरी में ये डिबेट लगातार बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी के समय पे क्या है, आपका जो मार्केट इकोनॉमी है वो ज्यादा ट्रेंड में है, बिकॉज ऑफ आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि जो वाशिंगटन कंसेंसस हुआ उसके तहत जो WTO का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म का राइज हुआ डिफरेंट नेशन में, ओके, इंक्लूडिंग आपके डेवलपिंग नेशन। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि डेवलप है तो उसमें ज़्यादा आपका कैपिटलिज्म रहेगा या फिर कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज रहेंगी, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के तहत डेवलप किया जाएगा। और डेवलपिंग ग्लोबल साउथ में सोशलिज्म, मतलब इसका मिक्सचर होना पड़ेगा, सिंथेसिस। तो इसीलिए आज अगर वर्ल्ड में आप देखें तो कोई भी देश को देख लीजिए, वो क्या है, मोर और लेस एक मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। उसमें दोनों ही सेगमेंट, किसी में किसी का टिल्ट ज़्यादा है, किसी का कम है, ओके, लेकिन सब क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या है इन फेवर ऑफ मोर मार्केट रोल, कि मार्केट का रोल क्यों ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर ऐसे बन सकता है, ओके, और GS पेपर 2 में भी, क्वेश्चन 3 में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है इन फेवर ऑफ मोर मार्केट रोल, कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिक्स में आके। जो क्रिटिक्स है वो ऐसा कहते हैं, इसीलिए मार्केट का रोल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से काम कर सकती है। इसी के साथ एक आपका न्यू थियोरी भी है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थियोरी, जो क्या कहती है आपकी, कि गवर्नमेंट शुड प्ले एन एनाबलिंग रोल। गवर्नमेंट को सिर्फ एनाबलिंग रोल ही प्ले करना चाहिए, जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए ताकि इकोनॉमी बूम कर सके बाय प्राइवेट सेक्टर। तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करेगा इन इकोनॉमी, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो एनाबलिंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करेगी टू द प्राइवेट कैपिटल, उसको एंश्योर करना चाहिए एज पर दिस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थ्योरी, रादर देन डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने से इसमें मना किया गया है इस थ्योरी में। नेक्स्ट आपका ध्यान रखिएगा, फिर इसका अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट है, कि कंट्री अगर ज़्यादा एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन करती है तो इससे क्या होता है, आपके ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं, करप्शन ज़्यादा देखा जाता है और डिस्टॉर्शंस ज़्यादा देखे जाते हैं, जिसको इकोनॉमिक सर्वे ने, रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे ने भी बताया है, बताया है कि आपका जो हमारे देश में डी रेगुलेशन होना काफ़ी ज़रूरी है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करना ज़रूरी है, नए रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर क्या है ऑफ मोर रोल ऑफ द स्टेट, तो आप देख सकते हैं इसमें स्पेशली आप फेमस इकोनॉमिस्ट, काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, जॉन मेनर्ड केन्स, उनका नाम आप जिक्र कर सकते हैं। तो 1930 से पहले जो आपकी वेस्टर्न नेशंस थी उसमें स्टेट का रोल इकोनॉमी में काफी कम था, स्टेट कम मैनेज करती थी इकोनॉमी को, सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह ही थी। और बाद में क्या देखा गया कि आपका इकोनॉमी में जो डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s, जिसने पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट किया था उस समय पे, इंक्लूडिंग इंडिया। तो उस समय जॉन मेनार्ड केन्स साहब ने सजेशन दिया कि गवर्नमेंट को कंप्लीटली इकोनॉमी से हट के नहीं रहना चाहिए या फिर एग्जिट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिफरेंट वेलफेयर पॉलिसीज को लेते रहने चाहिए, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जो बेसिक फैसिलिटीज है उनमें गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, सोशल सर्विसेज देते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी जो इंडिविजुअल्स होती है उनकी जो कमाई होती है उसमें खर्चा कम होता है, क्योंकि फ्री पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ मिलता है, तो उससे वो क्या कर सकते हैं, मार्केट में डिमांड जनरेट कर सकते हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी, जो ग्रेट डिप्रेशन जैसे सिचुएशन से बचा जा सकता है। तो उसी समय से जब जॉन मेनर्ड केन्स साहब ने उनकी किताब द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में ये सजेशन दिया, उसके बाद से ही क्या है, आपका वेलफेयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने लगा और स्टेट ने क्या किया, इकोनॉमी में
प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने लग गए, स्पेशली जो बेसिक सर्विसेज होती है उसमें। तो जो काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी होता है ना, जब आपके प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं एक समय के लिए ठप हो जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो तब गवर्नमेंट जब क्या करती है, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, तो उससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलता है, प्राइवेट सेक्टर एनकरेज हो जाती है, मोटिवेट हो जाती है टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज और टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जो डिमांड है उसको किसने क्रिएट कर दिया है, बाय गवर्नमेंट थ्रू सोशल वेलफेयर स्कीम्स, थ्रू सोशल वेलफेयर पॉलिसीज। नेक्स्ट और एक क्या आर्ग्यूमेंट है कि स्टेट का रोल ज़्यादा होना चाहिए। जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस है, ग्लोबल साउथ है, जो आपकी बहुत सारी इकोनॉमी अगर देखें, बहुत सारी जो देश है, फॉर एग्जांपल आपके साउथ अमेरिका में, एशिया में, फिर अफ्रीकन रीजन में, तो आपकी अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशन है। तो उन देशों में प्राइवेट सेक्टर क्या नहीं कर सकता है, जो पॉपुलेशन है उनका डिमांड फुलफिल, हर पॉपुलेशन का डिमांड फुलफिल नहीं कर सकता है, क्योंकि हर इंसान के पास कैपेसिटी नहीं है। तो उस जगह में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए स्टेट का रोल ज़्यादा होना चाहिए, स्पेशली इन ग्लोबल साउथ और थर्ड वर्ल्ड नेशन, ताकि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि जो मार्केट है वो इक्वालिटी और इक्विटी में, सोशल जस्टिस में ध्यान नहीं देती है। जिस जो एबल है, जो चीज़ें खरीद सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, उसी को टारगेट करती है। तो बाकी जो छूट जाते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, उनके लिए स्टेट को एंट्री लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए स्टेट का रोल रहता है इकोनॉमी में, ओके, ताकि ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस किया जा सके और सोशल जो इनइक्वालिटी है, इनइक्विटी जो है, उसको दूर करके सोशल जस्टिस को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा। तो अभी इसका अगर हम एक बीच का रास्ता अपनाएं तो कैसे इसको हम चंद शब्दों में आंसर को बना सकते हैं। तो एक बैलेंस व्यू हमें देना होगा कि गवर्नमेंट को उन सेक्टर्स में कम वर्क करना चाहिए जिसमें मार्केट बेटर परफॉर्म कर सकती है, और उन सेक्टर्स में, उन सेगमेंट में ज़्यादा काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनमें मार्केट रोल प्ले नहीं कर सकती है, जो अभी थोड़े पहले देखा था। लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाना, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना वल्नरेबल सेक्शन को, और प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। तो यही आइडिया, ये जो आइडिया है, जो बैलेंस व्यू है, ये कहां से आया है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थ्योरी से, जो 1992 के बाद आया, कि सिंथेसाइज होना है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थ्योरी कहती है कि आपका इसका जो सेंट्रल थीम है, डू नॉट नीड मोर गवर्नमेंट, वी नीड बेटर गवर्नेंस, कि बेटर गवर्नेंस होना चाहिए, ओके। और जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का आइडिया है, स्टेट को जो एंट्री करना है इकोनॉमी में, रोल प्ले करना है, वो जो आइडिया पहली बार दिया गया, ये दिया गया बाय जॉन मेनर्ड केन्स साहब। इसीलिए इसको केनेसियन इकोनॉमिक थ्योरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसे में और आपके इन जनरल जीएस आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया, और कुछ इनिशिएटिव्स अगर देखें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डेवलप किया गया अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 74th अर्बन लोकल बॉडीज, और 11th एंड 12th शेड्यूल को आपका इंक्लूड किया गया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब तो आप पॉलिटी में पढ़ते ही हैं। वेलफेयर प्रोग्राम्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स इसमें कुछ इंक्लूड किया गया है, MGNREGA, PDS सिस्टम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरीके के डिफरेंट स्कीम को मेंशन कर सकते हैं। ई गवर्नेंस का स्कीम लिया गया है थ्रू डिजिटल इंडिया। देन सेवोत्तम मॉडल है कि उत्तम सेवा को प्रोवाइड करना है, सिटीजन चार्टर को डेवलप करना है ताकि आपका जो सर्विसेज है उनको बेटर डिलीवर किया जा सके, करप्शन को कम किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाई जा सके। देन अगेन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये स्पेशली क्या है, की है टू गुड गवर्नेंस। सोशल ऑडिट किया जाना है ताकि जो डिफरेंट स्कीम है
उनका जो भी इंटेंडेड और टारगेटेड जो बेनिफिशियरी है उनको सर्विसेज मिला है या नहीं। फिर जो भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स ली जाती है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ली जाती है, उसमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है और उसमें लोकल पॉपुलेशन को इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे गुड गवर्नेंस एंश्योर होगा। देन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को भी देखना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो डिफरेंट पॉलिसीज़ बना रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, उससे सोसाइटी में कुछ बेटर इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट लेती है तो उसमें एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट के साथ ही सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ओके, नेक्स्ट है चैलेंज क्या है टू गुड गवर्नेंस। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। फिर आपका करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो पॉलिटिक्स में आप देख सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन का। तो जो आपका एडीआर रिपोर्ट है उसमें आप देख सकते हैं लगभग 50% के आसपास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है जो हमारे लेजिस्लेचर है उनके ऊपर। ओके, हीनियस नॉन हीनियस सब क्राइम को जोड़ के। सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज आप देख सकते हैं। देन डिनाइल ऑफ सर्विस, एसेंशियल सर्विसेज, जो सर्विस है डिनाई किया जाता है अंडर डिफरेंट प्रीटेक्स्ट। मार्जिनलाइजेशन देखा जाता है, एक्सक्लूजन देखा जाता है पोर पीपल का, सोशल, रिलीजियस, कास्ट, जेंडर, इनके बेसिस में। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वॉइसलेस पोर पीपल है जिनको लिटिल अपॉर्चुनिटी मिलती है टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। फिर लीगल जुडिशियल इश्यूज आप देख सकते हैं, जस्टिस डिले होना, बहुत ज़्यादा केसेस का पेंडेंसी रहना, लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है, लगभग 70% जो आपकी अंडर ट्रायल्स है। तो ये क्या है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। तो ये लीगल एंड जुडिशियल इश्यूज हैं जिसके वजह से गुड गवर्नेंस को कंप्लीटली अचीव नहीं किया जा सक रहा है। तो अभी इसके ऊपर आपका क्या है, स्टेप्स लिए गए हैं, तो समय के साथ क्या है ये सभी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। फिर आपका नॉन एक्सेसिबिलिटी, नॉन अफोर्डेबिलिटी, इसका इशू है ही डिफरेंट सेगमेंट में, ओनली जुडिशियल सेगमेंट में ही नहीं, डिफरेंट सेगमेंट में आप हेल्थ में देखें, एजुकेशन में देखें, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी कम देखी जाती है। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी है, डिसेंसिटाइजेशन जो है, सेल्फ सर्विंग एटीट्यूड जो है हमारे ब्यूरोक्रेसी में, रेड टेपिज्म जो है, जो आपकी इनर्शिया है या फिर रेजिस्टेंस टू चेंज है, जिसकी वजह से क्या है गुड गवर्नेंस को एंश्योर नहीं किया जा सक रहा है। तो मैंने इसमें आपको लगभग 7-8 पॉइंट दिए हैं जिससे आप 10 मार्कर का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले इनिशिएटिव लिखिए, फिर चैलेंजेस आप लिख सकते हैं, जिस तरीके से पूछा जाता है उस तरीके से आप लिख सकेंगे। नीड ऑफ द आवर को लिख दीजिएगा। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, इसका उल्टा लिखेंगे तो वही हो जाएगा आपका नीड ऑफ द आवर, मतलब क्या करना है अभी, इन सभी चीजों को ठीक करना है। ओके, या फिर क्या वे फॉरवर्ड रहेगा। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ सेकंड एआरसी रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस। तो अभी ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो लास्ट चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे लगभग 10-15 दिन या फिर 10-15 क्लास के बाद। ओके, तो उसमें हम गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए सेकंड एआरसी का जो भी रिकमेंडेशन है, सजेशन है, उसको देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ सजेशंस हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड एआरसी ने क्या सजेशन दिया है कि अ क्लियर एंड कॉन्साइज स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एथिकल स्टैंडर्ड शुड बी देयर, ताकि सिविल सर्वेंट जो है वो इम्बाइब कर सके। और एडमिनिस्ट्रेशन को जब चलाएंगे तो उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को उनको फॉलो करना होगा ताकि गुड गवर्नेंस को, एथिकल गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सके। जैसे कंपैशन को रखना, कंपैशनेट होना, इमोशनल इंटेलिजेंस रहना, ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनके जो दुख दर्द है उनको समझ सके, उनको एलिविएट कर सके, और उनका जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसको एंश्योर कर सके, जस्टिस को आपका प्रोवाइड कर सके, इक्विटी ला सके सोसाइटी में। ओके, फिर हाईएस्ट इसी में ये जो आपका एथिकल स्टैंडर्ड रहेगा उसमें हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, पॉलिटिकल इम्पार्शलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सब कुछ इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आपका जो वैल्यू एंड कोड ऑफ एथिक्स है, तो एक कोड आपका बनाना है, वैल्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। तो इसको 2007 में मुझे जहां तक ध्यान में है लाया गया था, लेकिन स्टैट्यूटरी बेकिंग इसको नहीं मिला, ये पेंडिंग है अभी भी। तो इसको स्टैट्यूटरी बेकिंग देना काफी जरूरी है, ताकि अगर आपका एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो ना किया जाए अंडर कोड ऑफ एथिक्स तो उसमें उनको पीनल
प्रोविजन रहे, उनको पनिशमेंट दिया जा सके, ताकि जो बिहेवियर है उसको एक डिजायरेबल पैटर्न में शिफ्ट किया जा सके फॉर कंट्रीज वेल बीइंग। नेक्स्ट है विथ रेस्पेक्ट टू आरटीआई, सेकेंड एआरसी ने क्या सजेशन दिया है कि आपके आरटीआई में क्या किया जाता है, कुछ सेक्शंस है जिसमें आपके टॉप सीक्रेट और सीक्रेट चीजों को हमेशा के लिए क्लासिफाई करके रखा गया है या फिर टॉप सीक्रेट की तरह रख दिया गया है। तो उसको इसमें आरटीआई आपका सेकेंड एआरसी का सजेशन है कि टॉप सीक्रेट और सीक्रेट जो है डॉक्यूमेंट्स उसको 30 साल तक ही टॉप सीक्रेट या फिर सीक्रेट की तरह रखा जाना चाहिए, उसके बाद उसको पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देना चाहिए। फिर जो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल एंड रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनमें पब्लिक को एक्सेस नहीं मिलता है, उन डॉक्यूमेंट्स को 10 साल के लिए क्लासिफाइड रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और ऐसे कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है और डिस्क्लोज करने से कंट्री का जो इमेज है, नेशनल इंटरेस्ट है, डैमेज होता है, तो उसको क्या किया जा सकता है, आपके रिवील नहीं किया जा सकता है, वो आपका क्लासिफाइड रहेंगे, इट विल रिमेन क्लासिफाइड। इसी के साथ आपका जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज है ना, उसमें ऑटोनॉमी के बारे में मेंशन किया गया है कि जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज है उनका ऑटोनॉमी काफ़ी कम रहता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको कम करने का सजेशन दिया गया है। और इसी के साथ आपका जो डिफरेंट आपका बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, उसमें अपॉइंटमेंट में, रिटेंशन में, रिमूवल में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अभी जो आप डिफरेंट बॉडीज देखते हैं उसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी जाती है। ओके, डिफरेंट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल आपकी बॉडीज है, रेगुलेटरी बॉडीज है, तो उनमें एक क्या करना है, आपका यूनिफॉर्म नॉर्म्स को एंश्योर करना जरूरी है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जब भी मैं ये रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें चैप्टर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस का जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस ये आपके जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये जो चैप्टर पढ़ा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो इसी के साथ आज का जो क्लास है वो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।